नमस्कार, आज का बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज दिन भर बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला, कौन से स्टॉक में तेजी थी, कहां पर एक्शन था और कहां पर मंदी हावी थी। इन सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपको दिन भर की कुछ अहम खबरें और मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है इस वक्त बाजार पर, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर। और आज हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से भारी गिरावट हमने देखी और 18,200 के भी नीचे फिसलता हुआ बाजार नजर आया। जो क्लोजिंग हुई है वो 18,200 से केवल 1 पॉइंट नीचे 18,199 पर निफ्टी बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी में देखेंगे तो 740 अंकों की गिरावट वहां पर देखने को मिली है। और कहां पर एक्शन था आज दिन भर मार्केट में, कौन कौन सी खबरों का इंपैक्ट रहा आज दिन भर, ये सब समझ लेते हैं। और हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। डिम्पी, गुड आफ्टरनून, बताइए। आज मार्केट का दिन बेहद ख़राब था एक्चुअली में। कल शाम को जैसे जैसे खबरें आने लगी कोविड की कि हाँ कोविड का एक केसेस बढ़ सकते हैं चाइना में, बाजार में घबराहट आज सुबह से ही थी। आज हालांकि हमने यूरोपियन और यूरोस मार्केट्स की वजह से गैप अप ओपन किया, लेकिन उसके बाद बाजार के अंदर कोविड की वजह से थोड़ा प्रेशर बनते हुए दिखा। आज आप देख के भी हैरान होंगे, आज बाजार में बढ़ने वाले अगर पहले 5 शेयर्स देखेंगे तो सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स के और डायग्नोस्टिक के शेयर्स थे, क्योंकि आपको पुराना एक्सपीरियंस याद दिलाता है कि फार्मास्यूटिकल्स का और डायग्नोस्टिक का रोल किस तरह से कोविड के अंदर बढ़ जाता है। और आज वो फैंसी शेयर्स टूट गए जहां पे टिपिकल इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग थोड़ी ज्यादा हुआ करती थी। आज लेवल के हिसाब से भी मार्केट ने 18,200 को रीटेस्ट किया है और इसके आसपास आके क्लोजिंग दी है। एक्चुअली सिर्फ आज फर्स्ट डे है जब मार्केट ने कोविड पे रिएक्ट किया है। एक दिन अगर आपको और इसी तरह से खबरें नेगेटिव आती हुई दिखी कोविड की तो मार्केट हो सकता है 18,000 के नीचे भी थोड़ा स्लैश कर जाए। लेकिन फिलहाल उम्मीद होप यही है कि शायद 18,200 के आसपास आके निफ्टी रुक जाए। खैर, मैं आपको सिर्फ डाटा पे आता हूं। और अगर आज देखेंगे तो आप पहले टॉप गेनर्स में तो डिविस लैब आज मार्केट का सबसे ज्यादा बढ़ने वाला शेयर बना, करीब 4% ऊपर है। ये कुछ वो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज है जिनके प्रोडक्ट जो है कोविड के अंदर काफी इस्तेमाल होते हुए दिखे थे। अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला, सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज आज सभी के सभी शेयर्स हरे निशान में थे। और आज फार्मास्यूटिकल का जो इंडेक्स है वो सबसे तेजी से चलने वाला इंडेक्स बन गया। जहां पे कमजोरी थी यानी कि टॉप लूजर्स कैटेगरी में था वो था अडानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स यानी कि अदानी के दोनों शेयर्स कमजोर हुए हैं। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस के अंदर भी आज हमको प्रेशर बनते हुए दिखा है। आ जाते हैं टॉप गेनर्स मिड कैप कैटेगरी में, तो यहाँ पे आपको जो डायग्नोस्टिक वाली कंपनीज हैं खासकर थायरोकेयर, यहाँ पर आपको अच्छी तेजी आती हुई दिखी है। विजय डायग्नोस्टिक चला, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स यहाँ पे चला। इसके अलावा डॉक्टर लाल पैथलैब और मेट्रोपॉलिसीज ये शेयर्स थे जो आज हरे निशान में बंद हुए हैं। यानी कि कुल मिला के आज मार्केट पे जो लबोलबाब था मार्केट का वो सिर्फ और सिर्फ कोविड और कोविड से जुड़ी हुई खबरों का था। और जैसे ही हेल्थ मिनिस्टर ने आके अपना बयान दिया कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, बाजार के अंदर एक सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग फिर से बनी, स्मार्ट रिकवरी आई, लेकिन लास्ट में 18,200 के आसपास क्लोज हुए हैं। अब आते हैं वीक काउंटर्स मिड कैप कैटेगरी के कौन से थे। सुजलॉन के अंदर प्रेशर बना, जीआईसी टूट गया, इसके अलावा आईआरएफसी टूटा और कुछ बैंकिंग जो छोटे छोटे सरकारी बैंक थे वो भी आज कमज़ोर बंद हुए हैं। महाराष्ट्र बैंक उसमें से एक कैटेगरी है। लेकिन इस पूरे उथल पुथल के बीच में एक दो शेयर ऐसे भी थे जिन्होंने अपने साल का हाई टेस्ट किया। उसमें एक फर्टिलाइजर कंपनी है फैक्ट, वो आज हरे निशान में बंद हुई, इसने साल का हाई टेस्ट किया। एक्सिस बैंक ने भी सुबह आज अपना साल का हाई टेस्ट किया, साथ ही जीएसडब्ल्यू ने भी आज साल का हाई टेस्ट किया। कुल मिला के मार्केट के आज थोड़ा पैनिक, थोड़ा घबराहट था, वो कोविड को लेकर है। अगले 24 घंटे के अंदर कोविड को लेकर क्या सिनेरियो और बनता है ये मार्केट की काफी हद तक दिशा तय करेगा। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो कोविड को लेकर जिस तरह की खबरें एक एक करके बाजार में आ रही थी उसका डर कहीं ना कहीं आज दिन भर हमने देखा मार्केट पर हावी था। अब इसको लेकर कुछ हाई लेवल बैठक भी हो रही है, हर हफ्ते ये बैठक होने की बात की जा रही है और कुछ कॉशियस भी यहाँ पर बरतने की बात की जा रही है मिनिस्ट्री की तरफ से। तो इस पर हमारी नजर रहेगी कि आगे यहाँ पर कोरोना के मामलों में और किस तरह का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। आज हालांकि हमने देखा कि उसी का असर आज बाजार पर भी हावी था। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हुए कुछ और भी खबरों का रुख करते हैं। और आज दिग्गज 2 व्हीलर कंपनी हीरो मोटो 3 व्हीलर सेगमेंट में एंट्री की प्लानिंग कर रही है। क्या है कंपनी का प्लान, समझ लेते हैं सृष्टि से। सृष्टि, बताइए।
जी हाँ, हमने हीरो मोटोकॉर्प के मैनेजमेंट से खास बातचीत की है। वहाँ से काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्स निकल कर आए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हीरो मोटोकॉर्प टू व्हीलर में लीडर है। मार्केट में 34% से भी ज़्यादा का उनका मार्केट शेयर है पूरे टू व्हीलर इंडस्ट्री में। पर आगे चल के जो गेम प्लान है वो ना सिर्फ टू व्हीलर कंपनी के तौर पर चलने का है, बट उसके अलावा और भी डिविजन्स में हीरो मोटोकॉर्प आने वाले समय में एक्सपैंड करते हुए दिख सकती है। खास बातचीत में ये सामने निकल के आया है कि टू व्हीलर और साथ ही थ्री व्हीलर के कॉम्बिनेशन से एक व्हीकल पे कंपनी कामकाज कर रही है। इसका एक प्रोटोटाइप भी उनके पास तैयार है। आने वाले समय में हो सकता है कि उसका लॉन्च भी देखने को मिले। पर ये जो मार्केट है, अगर हम उसकी बात करें तो थ्री व्हीलर सेगमेंट में जैसा कि हम जानते हैं कि बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स, ये दो लिस्टेड ओईएम्स जो हैं ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। पूरे मार्केट की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल थ्री व्हीलर्स जो हैं उनकी ग्रोथ काफ़ी रैपिड तरीके से होते हुए हम देख रहे हैं और इसमें बजाज ऑटो का काफ़ी दबदबा भी है। ना सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रही हूं, अगर ओवरऑल मार्केट शेयर देखें तो 36% का मार्केट शेयर केवल बजाज ऑटो होल्ड करता है। यहाँ पे टीवीएस मोटर कॉर्प का भी प्रेजेंस है, फिलहाल वो 2% का मार्केट शेयर होल्ड करता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले समय में टू व्हीलर के बदले और कौन से डिविजन्स में हीरो मोटोकॉर्प एक्सपैंड करता हुआ नजर आएगा और इस पे हमारी कड़ी नजर रहेगी। इसके अलावा कंपनी जो प्रोडक्ट्स, एसेसरीज हैं, साथ ही मर्चेंटाइजिंग है, ये सब पे भी फोकस कर रही है। एक्सपोर्ट्स जो कि अभी उनके डिवीजन में करीब 5% की हिस्सेदारी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में दिखाता है, आगे चल के उसको डबल करने की 10 से 15% तक ले जाने की कंपनी की पूरी कोशिश रहेगी। अलग अलग ज्योग्राफीज में भी वो एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये कुछ गेम प्लान्स और स्ट्रैटेजीज निकलकर सामने आई हैं हीरो मोटोकॉर्प के मैनेजमेंट के साथ खास बातचीत में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी खबरों का रुख करते हैं। और आज एक और स्टॉक फोकस में था, वो था सिटी यूनियन बैंक। और यहाँ पर आज भारी गिरावट देखने को मिली क्योंकि आरबीआई की तरफ से एसेट क्वालिटी में डाइवर्जेंस की बात की गई है। और क्या कुछ निकल कर आया उनके रिपोर्ट में और किस वजह से सिटी यूनियन बैंक में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली, इस पर पूरी जानकारी देने के लिए सौमित सरकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौमित, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? तो अगर आप देखेंगे तो सिटी बैंक में जो आरबीआई का ऑडिट हुआ था उससे ये पता चला है कि जो कंपनीज की FY22 के रिपोर्टेड जीएनपीएस थे वो थोड़े अंडर रिपोर्टिंग थे। और अगर आप देखेंगे तो आरबीआई का जो नंबर आया है, आरबीआई के हिसाब से जो जीएनपीए के नंबर्स होने चाहिए थे वो करीब 259 करोड़ रुपीस ज़्यादा है, जो कि करीब 15% से ज़्यादा है कंपनी के जीएनपीए से। और प्रोविजनिंग में भी करीब 40 करोड़ का शॉर्टफॉल था। तब इसका इम्पैक्ट क्या होगा कंपनी पर? अगर आप देखेंगे तो कंपनी अगर ये डाइवर्जेंस या जो जीएनपी के नंबर्स थे वो अगर कंपनी ने FY22 में रिपोर्ट कर दिए होते तो कंपनी का जो जीएनपीए है वो 64 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा होता और स्लिपेजेस करीब 20% से ज़्यादा होते FY22 में। अब अगर आप देखेंगे तो इस 259 करोड़ नंबर में से 61 करोड़ कंपनी ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है फर्स्ट हाफ ऑफ FY23 में और 13 करोड़ के जो अकाउंट्स हैं वो क्लोज हो चुके हैं। तो बाकी के जो 185 करोड़ बच चुके हैं अकाउंट, अब इसका क्या होगा? ये थर्ड क्वार्टर के जीएनपीएस में ये नंबर्स रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर आप देखेंगे तो ये नंबर करीब 10% है कंपनी के सेकंड क्वार्टर के जीएनपीए के सामने और 16% है कंपनी के सेकंड क्वार्टर के नेट एनपीएस के सामने। और प्रोविजंस जो होंगे इस 185 करोड़ जो रेसिडुअल अमाउंट है वो आगे के कुछ नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स में ये पूरा प्ले आउट करेगा। अब इन्वेस्टिंग ब्रोकिंग फर्म के हिसाब से डाइवर्जेंस आरबीआई के पहले भी एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट हुआ था, उसके बाद ही आया है और अर्लियर रिपोर्ट में भी ऐसा एक इनकंसिस्टेंसी दिखा था बैंक्स के मैनेजमेंट प्रोसेस में। अब ये इनकंसिस्टेंसी कंपनी के ओवरपेड वैल्यूएशंस पे भी रिफ्लेक्ट कर सकता है। और आगे चलते एक और बड़ा रिस्क जो आ रहा है कंपनी के सामने वो ये है कि कंपनी के जो एमडी है कामाकोड़ी जी, उनका रीअपॉइंटमेंट अप्रैल 2023 में होना है। और पास्ट इंस्टेंसेस में हमने ऐसा देखा है कि जब भी ऐसा कोई बड़ा डाइवर्जेंस देखने को मिलता है तो कंपनी के एमडी या बड़े पोस्ट मैनेजरियल ने रिज़ाइन कर दिया है। तो ये भी एक क्वेश्चन में भी आ जाता है कि क्या रीअपॉइंटमेंट वापस से अप्रूव करेगा कि नहीं करेगा आरबीआई। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी सिटी यूनियन बैंक में। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सौमित आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो एक कुछ ग्रॉस एनपीए प्रोविजनिंग के आंकड़ों को लेकर कुछ डाइवर्जेंस यहाँ पर पता चला और हमने देखा कि पहले भी जब भी ऐसा कुछ बैंकों के साथ होता है तो यहाँ पर भारी गिरावट देखने को
मिलती है। तो अब देखना होगा आगे सिटी यूनियन बैंक की तरफ से इसको लेकर किस तरह के बयान आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आज हमने देखा कि मार्केट में ओवरऑल कमजोरी थी, लेकिन डायग्नोस्टिक और फार्मा शेयरों में आज शानदार रैली देखने को मिली है। इसके पीछे की वजह क्या है ये समझ लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। शरद बताइए। जी बिल्कुल, निफ्टी फार्मा इंडेक्स जो है वन ऑफ द टॉप सेक्टोरल गेनर्स भी दिन के ट्रेड में रहा है और जो सारे स्टॉक्स हैं आपके फार्मा के पैक में वहाँ पे अच्छी बज़ देखने मिल रही है। लेकिन जो डायग्नोस्टिक स्टॉक्स है उन पे सबसे पहले फोकस करते हैं तो यहाँ पे स्टॉक्स जैसे कि मेट्रोपोलिस, थायरोकेयर, विजय डायग्नोस्टिक्स, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने मिल रही है। वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं स्टॉक्स में और जो कोविड टेस्ट की जो बात चल रही है वो उसकी डिमांड जो है आगे जाके बढ़ सकती है। अब याद रखिए ये सारे डायग्नोस्टिक स्टॉक्स के वैल्यूएशंस जो है बहुत कंसिडरेबली करेक्ट किए हैं, ये एनालिस्ट का मानना है और वो अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आ चुके हैं। तो इस पे जो है एनालिस्ट का मानना है कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ भी देखने मिल सकता है। दूसरा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहने वाला है आपके एपीआई मैन्युफैक्चरर्स। अब ये होते हैं जो एपीआई होते हैं, जिसे आइबुप्रोफेन हुआ या पैरासिटामोल हुआ, उनके जो एपीआई बनाते वो मैन्युफैक्चरर्स पे फोकस रखेंगे और उनमें ये कंपनीज आते हैं आपके सोलारा एक्टिव आता है, ग्रैनुअल्स इंडिया आता है, आईओएल केमिकल फार्मा आता है, जो देश का यानी वर्ल्ड का एक्चुअली वन ऑफ द लार्जेस्ट आइबुप्रोफेन प्लेयर्स है। 35% मार्केट शेयर है इनका। ग्रैनुअल्स इंडिया का सबसे बड़ा एपीआई फैसिलिटी है पैरासिटामोल के लिए। तो ये सारे स्टॉक्स में जो है एक इंपॉर्टेंट बाइंग वॉल्यूम्स देखने मिल रही है। और इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि रॉ मटेरियल जो डिपेंडेंसी होती है एपीआई की वो चाइना से ही आता है। इसका मतलब अगर चाइना में सप्लाई चेन इश्यूज होगा तो यहाँ पे भी जो है इन कंपनीज को एडवर्स इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। और अगर ऑक्सीजन स्पेस में बात करें तो एवरेस्ट कांटो सिलेंडर्स और लिंडे इंडिया भी जो है ऑक्सीजन में भी जो है डील करते हैं। तो ये सारे स्टॉक्स में जो एक अच्छी वॉल्यूम देखने मिल रही है, बाइंग देखने मिल रही है। और जिस तरह जो है इंडियन गवर्नमेंट अलर्ट पे आ गए हैं, जैसे दुनिया भर में केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके कारण जो है पूरे फार्मा पैक, डायग्नोस्टिक स्पेस, एपीआई मैन्युफैक्चरर्स ये सारे हमारे रडार पे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो कोरोना के बढ़ते मामलों में के बीच हमने देखा कि डायग्नोस्टिक शेयरों में अच्छा उछाल था, क्योंकि बढ़ते हुए कोविड टेस्ट का भी अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। लॉजिस्टिक्स में बढ़ते निवेश से सेक्टर में रिवाइवल जारी है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों से क्या ये सेगमेंट फिर प्रभावित हो सकता है? इस पर हनीवेल ऑटोमेशन के वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर आशीष मोदी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने। आइए आपको सुनवा देते हैं उन्होंने क्या कहा। सर धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से लॉजिस्टिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है, पूरा सेक्टर रिवाइव कर रहा है, हनीवेल ऑटोमेशन की तरफ से आपके रेवेन्यूज में, एग्जीक्यूशन में किस तरीके का आपको इस वक्त स्थिति नज़र आ रही है और आने वाले क्वार्टर्स में, सालों में आपको किस तरीके का डेवलपमेंट होता हुआ नजर आएगा? जी, इस सेक्टर में हम काफ़ी बुलिश हैं, क्योंकि ई कॉमर्स एक बूमिंग सेक्टर है एंड वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन how e-commerce does for India. So हम काफ़ी बुलिश हैं उस सेगमेंट में। अब इसका दो पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि हमारे लिए इज देयर एनफ सप्लाई टू फुलफिल द नीड, एंड ये जो चिप शॉर्टेज का जो इशू हुआ है लास्ट 2 साल में, आई थिंक दैट इज ईजिंग अप नाउ। हनीवेल की अपनी स्ट्रैटेजी है, हम उसको रेसिलियंसी प्रोग्राम बोलते हैं, जिसमें हम प्रोडक्ट्स को दूसरे चिप या प्लेटफॉर्म पे ले जा रहे हैं या दूसरे सोर्सेज से हम सोर्स कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी जो डिपेंडेंसी है एक चिप पे वो कम हो जाए और हम अपने कस्टमर्स को सप्लाई कर पाएँ। सो ओवरऑल सेक्टर के, जहाँ तक सेक्टर की बात है, उस सेक्टर पे तो हम बहुत बुलिश हैं और वी कंटिन्यू टू बी बुलिश बिकॉज इंडिया का जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन काफ़ी स्ट्रांग है next year, and I think this sector will do well along with India's GDP growth. That's what. एक्सपोर्ट्स को लेकर के हालांकि उम्मीद के मुताबिक शायद उतनी ग्रोथ आपको नजर नहीं आई है, लेकिन जो साथ में बाकी के अहम पहलू हैं, मसलन ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस आप देखें तो उसमें काफी ईज अप हो चुका है। चिप शॉर्टेज की जैसे आपने जिक्र किया, उसमें भी स्थिति में काफी सुधार देखने को मिला है। वी शेप रिकवरी भी होती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर के आपको क्या उम्मीद है आने वाले क्वार्टर्स या सालों? देखिए, जो इंडिया की जो इंट्रिंसिक इकोनॉमी है वो तो बहुत स्ट्रांग है एंड वी कंटिन्यू टू बी बुलिश अबाउट दैट। एक्सपोर्ट में आई थिंक वी हैव टू रिमेन वॉचफुल बिकॉज देयर इज अ मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड ऑफ स्लो डाउन, स्पेशली इन यूरोप एंड अ लिटिल बिट इन यूएस। सो आई थिंक एक्सपोर्ट पे थोड़ा प्रेशर रहेगा, ये मेरा ऐसा मानना है। बट आई थिंक जहाँ तक इंडिया की बात है,
इंडिया में भी कंटिन्यू टू बी बुलिश। इंडिया की जीडीपी स्ट्रांग है, इंडिया का डिमांड इंट्रिंसिकली स्ट्रांग है। बहुत सारा पेंटअप डिमांड जो था वो भी अब धीरे धीरे फुलफिल हो रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है। सो नेट आई थिंक इंडिया पे तो कोई इशू नहीं है, बट एक्सपोर्ट पे हमको देखना पड़ेगा क्या होगा। चिप शॉर्टेज को लेकर के आपने बहुत विस्तार से बताया, लेकिन क्या ये पूछना सही होगा कि अगले 6 महीने में, साल भर में आपको क्या लगता है सिचुएशन पूरी नॉर्मलसी की तरफ आते हुए, क्योंकि तमाम और जो अहम सेक्टर हैं, ऑटो सेक्टर या बाकी सेक्टर्स हैं, उन्होंने भी अपनी स्ट्रेटेजी को उसी तरीके से रीडिजाइन किया है। देखिए, टाइमलाइन प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। सारी कंपनियां और चिप कंपनियां भी इस दिशा में काम कर रही हैं कि इसको कैसे ईज किया जाए। आई वुड से कि लास्ट 6 महीने में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है और इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन ये कहना कि ये 6-12 महीने में हो जाएगा, ये कहना टफ है। क्योंकि देयर लॉट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, बिकॉज जब स्लो डाउन होगा बाकी इकोनॉमीज में तो ऐसे भी डिमांड कम हो जाएगा, तो सो आई थिंक द सप्लाई विल बिकम मोर अवेलेबल, बट टाइमलाइन प्रेडिक्ट करना टफ है अभी। सवाल मार्जिन्स को लेकर के, स्थिति में सुधार हम देख रहे हैं, डेवलपमेंट लगातार पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इनिशियल क्वार्टर्स में थोड़ा उसका दबाव जरूर रहा है। अब आप उसमें और इम्प्रूवमेंट होता हुआ देख रहे हैं, आपका क्या प्रेडिक्शन है? या आई थिंक सो, बिकॉज लास्ट ईयर इनपुट कॉस्ट पे काफ़ी प्रेशर था, जिसके कारण मार्जिन्स पे प्रेशर था इन जनरल फॉर एवरीवन। एंड हमने प्रोडक्टिविटी पे काम किया, कॉस्ट के साइड में हमने प्राइसिंग पे काम किया, एंड देयर वाज इंक्रीज इन प्राइस अक्रॉस द बोर्ड, एंड देयरफॉर we were able to manage the year. Next year I see less pressure. Next year मुझे लगता है कि प्रेशर कम होगा, क्योंकि because of the slowness in inflation, the pressure on input cost will be less. This is what we think, and therefore our need to increase prices in the market will also be modest. And therefore I think the margins will see better performance next year is what I think. फायदा क्या ऑर्डर इनफ्लोज में भी मिलेगा, क्योंकि ऑर्डर इनफ्लोज इनिशियली थोड़ा सा वो काफी स्लम्प सा रहा, अब ऑर्डर इनफ्लोज को लेकर के आपको लगता है काफी पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा? जी, हम लोग आई थिंक फर्स्ट हाफ में थोड़ा स्लोनेस था, ऐसे हम कोविड के बाहर आ रहे थे, बट एंटरिंग इनटू दिस ईयर वी हैव वेरी गुड बैकलॉग, एंड वी आर बुलिश दैट नेक्स्ट ईयर विल बी मच बेटर फॉर अस, एंड बिकॉज द प्राइसिंग प्रेशर विल बी लेस, यू आर राइट कि ऑर्डर फ्लो पे भी हमारा प्रेशर कम होना चाहिए, अनलेस द मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड द रीसेंट डेवलपमेंट ऑन कोविड डजंट प्ले आउट। और साथ में जिस तरीके से आप पूरी इकोनॉमी में आप देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है। 5G का रोल आउट कई शहरों में ऑलमोस्ट हो चुका है। ईवी का को लेकर के काफी जो सरकार की तरफ से पॉलिसीज हैं, जो डेवलपमेंट है, वो अब जमीन पे दिख रही हैं। आप अपने लिए इसमें कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट देख रहे हैं, कुछ अपने लिए संभावनाएं देख रहे हैं? बिल्कुल, हम डायरेक्टली 5G और ईवी में नहीं प्ले करते हैं, लेकिन फॉर अस दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज टू ड्राइव एडॉप्शन ऑफ आर टेक्नोलॉजीज। मतलब डिजिटल हो, कनेक्टेड हो, क्लाउड हो, जैसे 5G रोल आउट होगा इंडिया में और एडॉप्शन बढ़ेगा, हमारी टेक्नोलॉजीज का एडॉप्शन भी उस पर बढ़ पाएगा। सो वी रिमेन very thankful that the government is actually rolling out 5G, and this is actually picking up pace because we see a momentum because of 5G. And same with EV. Sustainability is a big trend in the market today. And I think the government is very firm about rolling out EV and things like that. So I think this is all good development for the industry and for us. तो क्या हम हनीवेल ऑटोमेशन को डिफेंस में भी देख सकते हैं? किसी पीएसयू के साथ में हम टाई अप होता हुआ देखते हैं या किसी के साथ हाथ मिलाते हुए? ऐसा इसलिए क्योंकि डिफेंस में अगर आप देखें तो सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या स्केल नहीं हो रहा है। जो हेल जैसे जो पीएसयूज हैं वो भी अब उनके लिए काफी बड़ा बाजार हो गया है, उनको सरकार की तरफ से जबरदस्त प्रोत्साहन मिल रहा है। तो हनीवेल ऑटोमेशन यहाँ पर अपने लिए कुछ पैर जमाएगा? देखिए, बिल्कुल, आई थिंक डिफेंस में काफी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सो लेट्स सी। अभी तो स्पेकुलेशन है, ये मैं कुछ कहना नहीं चाहता उस पर, बट जहाँ पे भी मोमेंटम होगा हम वहाँ पे जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। दैट्स ऑल आई कैन से एट दिस पॉइंट। और एक आखिरी सवाल कोविड को लेकर के, ग्लोबली अब इसको लेकर के दोबारा चिंता उठनी शुरू हो गई है। इस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, भारत में भी आप देखें तो रिव्यू मीटिंग हो रही हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार इसको लेकर के चिंता जता रहा है। कोविड को लेकर के अब आपका क्या आउटलुक है या आप किस तरीके का आपको नजर आ रहा है? ये तो अभी काफी रीसेंट डेवलपमेंट है, चाइना के ईजिंग के बाद। आई मीन देयर हैज बीन अ स्पर्ट, सो ये चिंता का विषय है, बिकॉज I am bullish on the overall economy, but COVID can spoil the game. So we need to watch out. हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है और रूल्स को फॉलो करना है. So it's wait and watch and just be careful. धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. कैमरामैन मनोरंजन के साथ समीर दीक्षित, ET नाउ स्वदेश.